प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हम आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीटली सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि वो एक्सरसाइज सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है और सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर भी लिए होंगे बच्चों। ठीक है, जिन लोगों को एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमें एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी। अब कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हो सकेगा तो एक आध क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चीज़ों को बहुत क्लियर तरीके से समझाएंगे और आपको भी पूरा 100% फोकस रखना है, क्योंकि जो मैं आज समझाने वाला हूं अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आपको 3.2 के किसी भी प्रश्न के किसी भी पॉइंट में कोई समस्या नहीं आएगी और 100% एकदम बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर जो आपकी बेल है उसे दबा लीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक पर। तो बच्चों, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि इसमें हम दो चर राशि वाली रैखिक समीकरणों का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसी बीजगणितीय समीकरण जिसमें दो चर राशियां आ रही हों और दोनों की घात सबसे बड़ी 1 हो, उसे हम दो चर राशि वाली रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हम पढ़ेंगे दो समीकरणों के बारे में, यानी दो चर राशि वाली दो ही समीकरण होंगी और दोनों की दोनों रैखिक होंगी। ठीक है, तो आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज सुपर। उसको पढ़ने से एक्सरसाइज में कोई समस्या नहीं आती है। अगर मेरी बात सही है तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए। तो भाई आज देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया भी था कि जब हम दो रैखिक समीकरणों को ग्राफ पर दर्शाते हैं तो तीन स्थितियां बनती हैं। कितनी स्थितियां बनती हैं? तीन। एक तो या तो दोनों रेखाएं आपस में दोनों समीकरण काटेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, या दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, एक भी बिंदु पर नहीं काटेंगी दोनों एक दूसरे को। और तीसरा और फाइनल पॉइंट था कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, यानी एक के ऊपर एक, वहां पर अनंत हल होंगे। तो आज इसी को हम थोड़ा सा डीपली डिस्कस करने वाले हैं और इनकी जो कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली बच्चों, जो दो चर राशि वाली रैखिक समीकरण होती हैं उन्हें हम यहाँ पर 4 तरीके से हल करना सीखेंगे। जी हाँ, 4 तरीके से, और चारों ही विधियां बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, इसलिए चारों की चारों विधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब सर कि वो 4 विधि कौन कौन सी हैं जिनसे हम दो चर राशि वाली रैखिक समीकरणों को सॉल्व करते हैं, तो आइए देर किस बात की बता देता हूं। तो देखिए बच्चों, यहां पर देखिए दो चर राशि वाली रैखिक समीकरणों के युग्म को 4 तरीके से हल करते हैं बच्चों। हम क्या करते हैं? हल करते हैं। ठीक है, कितने तरीके से हल करते हैं? 4 तरीके से। 4 तरीके से हल करना सीखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। और वो 4 तरीके कौन कौन से हैं तो बिल्कुल भी मत तड़पिए। देखिए पहला तरीका क्या है। पहला जो तरीका है वो है बच्चों ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि जो कि हम 3.2 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ग्राफीय विधि। ठीक है बच्चों, पूरी की पूरी एक्सरसाइज ग्राफीय विधि से संबंधित है और पूरी एक्सरसाइज में हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो हमें 2 समीकरण दे रखी होंगी, उनकी अगर हम बात करें कि मानक रूप क्या होंगे? मानक रूप होंगे a1x + b1y + c1 = 0। ये पहली जो है समीकरण होगी और दूसरी होगी a2x + b2y + c2 = 0। ये दूसरी दो चर राशि वाली रैखिक समीकरण होगी। तो इन दोनों समीकरणों को हम 4 विधि से हल करना सीखेंगे। कौन से? पहली विधि है ग्राफीय विधि, यानी इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे
और सॉल्व करके एक्स वाई के मान निकालेंगे। कौन सी विधि से? ग्राफिकल मेथड से, ग्राफीय विधि से, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत पढ़ा था, ग्राफ बनाए थे उस मेथड से। ठीक है, क्लियर ना? दूसरी विधि कौन सी है सर? तो ये दूसरी जो विधि है आपकी, वो है आपकी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से भी जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों, तीसरी विधि क्या है सर? तो तीसरी विधि है आपकी वज्र गुणन विधि, और एक और है विलोपन। पहले विलोपन ले लेते हैं, विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, कौन सी विधि? विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। और इसके बाद बच्चों आपका जो चौथा विधि, चौथी वाली जो विधि है, वो है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चार विधियां, पहली जो ग्राफी विधि यानी ग्राफिकल मेथड, दूसरा प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरी विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड, और चौथा है बच्चों वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये चार विधि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और चारों विधियों की एक एक एक्सरसाइज है। इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल हम जो हमारी 3.2 एक्सरसाइज है उसमें हम ग्राफी विधि से परिचित होंगे, फिर उससे अगली वाली में प्रतिस्थापन से परिचित होंगे, फिर उससे अगली एक्सरसाइज में जो है आपके विलोपन विधि से परिचित होंगे, और जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि वज्र गुणन विधि से परिचित होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ चार विधियां पढ़ने वाले हैं, और ये चार विधियां आपको आगे की बड़ी बड़ी क्लासों तक काम आएंगी। 11th 12th में चले जाना या उससे आगे क्लास में चले जाना, ये विधियां चारों हर जगह काम आएंगी, इसलिए यहाँ बहुत ध्यान से पढ़ना। अभी बता के चल रहा हूँ, आगे तक की बातें हैं। ठीक है, तो ये चारों विधियों से हम सॉल्व करेंगे। ज्यादातर जो विधि यूज में हम लेते हैं वो इन दो विधियों को लेते हैं। ये दोनों विधियां हमारे बहुत ज्यादा काम आती हैं, इन दोनों का ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है, और यहाँ सिर्फ हम इन दोनों विधियों को 10th में पढ़ेंगे, आगे जाके ज्यादा डिस्कस इनका नहीं है। बट आगे तक जो विधि जाने वाली है और आने वाली क्लासों में भी आपके जो काम आने वाली हैं, ये 2 और 3 विधि आने वाली हैं। लेकिन अब आप ये मत कहिएगा ये दोनों विधि बेकार हैं, 10th में इन दोनों विधियों से क्वेश्चन आता है भाई मेरे। ठीक है, तो आपको आनी चाहिए, ऐसा मत करना कि दोनों बेकार है। आने वाली एक्सरसाइजों में तो नहीं काम आती, बट इसमें जो पढ़ रहे हैं 10th में, इसमें तो काम आती है प्यारे। ठीक है, तो चारों विधियां अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दो विधि आगे की क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इस क्लास के लिए चारों विधि इंपॉर्टेंट है, तो हम चारों को पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं बच्चों पहली ग्राफी विधि, ग्राफिकल मेथड। इन तीनों को पढ़ेंगे, आगे की 3 एक्सरसाइज और हैं उनमें। ठीक है बच्चों, क्लियर ना? चलिए, तो अब ग्राफी विधि में सॉल्व कैसे करते हैं उन चीजों को समझ लीजिए। तो फिलहाल हम यहाँ पढ़ेंगे ग्राफी विधि। तो बच्चों, जब दो चर राशि वाली रैखिक समीकरणों के युग्म को, जोड़े को जब हम सॉल्व करते हैं बच्चों ग्राफी विधि से, तो 3 स्थितियां बनती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कौन कौन सी? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 को ग्राफीय विधि से हल करने पर 3 स्थितियां बनती हैं। 3 स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी 3 स्थितियां बनती हैं उन्हें आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे बच्चों, जैसे हम इन दोनों को ग्राफ पे दर्शाएंगे, तो ग्राफ होगा हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस तरीके से होगा या नहीं होगा? ये एक्स होता है, एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है और ये मूल बिंदु होता है। तो जब 2 तरीके से 3 तरीके बनेंगे, क्या? मान लीजिए इस पहली रैखिक समीकरण की हमने लाइन खींची एक ग्राफ पे, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये जो रैखिक समीकरण है, ये जो है इस पर प्लेन पर एक सरल रेखा को दर्शाती है। जब भी कभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो एक सरल रेखा बनता है, ये बात तो क्लियर है। तो मान लीजिए पहली जो समीकरण है, मैंने इसका ग्राफ खींचा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी कौन सी हो गई? पहली है, मान लिया पहली है। ठीक है, कौन सी है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और जो दूसरी है
उसका ग्राफ मैंने खींचा तो मान लीजिए ऐसा आ गया, ऐसे करके निकल गई। ये दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो भाई एक स्थिति तो ये हो गई कि दोनों रैखिक समीकरण, इनके जो ग्राफ हैं वो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये देखो, ये पहली समीकरण के जो रेखा है और ये दूसरी की है, और दोनों एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो एक स्थिति तो ऐसी बनेगी कि जब हम इन दोनों समीकरण युग्मों के ग्राफ बनाएंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर। तो एक स्थिति तो ये हो गई जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, यानी इंटरसेक्ट करेंगी। प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट करना। ठीक है भाई, यानी पहली स्थिति तो ये होगी कि जब दोनों एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेंगी, एक स्थिति। दूसरी स्थिति क्या होगी, दूसरी स्थिति ये होगी क्या हो भाई जरूरी है कि दोनों एक दूसरे को काटें, जरूरी है कि ये तो दूसरे को काटें, ना काटें तो क्या होगा, तो फिर क्या हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर। जैसे मान लीजिए ये आपका XY प्लेन हो गया, तो ये पहली रेखा हो गई और ये दूसरी हो गई। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर रेखाएं क्या बोलते हैं, ऐसी दो रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, बिल्कुल ट्रेन की पटरियों की तरह। ट्रेन की पटरी आपने देखी है ना, बिल्कुल समांतर होती हैं, वो एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर काटेंगी तो भैया ट्रेन पलट जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ऐसा इसीलिए होता है प्यारे। तो ये देखिए दोनों रेखाएं, इनको आप कितना भी आगे बढ़ा लीजिएगा, ये जिनके बीच की दूरी देखो, इधर बढ़ा लीजिएगा, इनके बीच की दूरी जितनी यहाँ है उतनी यहाँ, उतनी यहाँ, जितनी जिंदगी भर रहेगी। बीच की दूरी ना तो बढ़ेगी और ना कम होगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। ऐसी दो रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो देखिए या तो ये दोनों एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी। और समांतर होने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को कभी भी किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगी। ये है समांतर होने का मतलब। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये दोनों कभी भी आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काटेंगी, इन्हें बोलते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, तो पहली स्थिति तो हो गई, तो दोनों या तो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी। ये दूसरी स्थिति है, दोनों समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, और तीसरी और लास्ट स्थिति बचती है क्या, ये आपका XY प्लेन हो गया, ये मान लीजिए पहली लाइन है, ये पहली लाइन का ग्राफ है। ठीक है, और दूसरी लाइन का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वो हो सकता है कि बिल्कुल इसी के ऊपर होके गुजरे, बिल्कुल इसी के ऊपर होके गुजरे, इस तरीके से। ठीक है, ये दूसरी लाइन का ग्राफ हो गया, तो इन्हें बोलते हैं संपाती। ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। क्या कर रही हैं? ओवरलैप, संपाती। ठीक है, तो तीसरी जो कंडीशन है वो है संपाती होंगी। क्या होंगी? संपाती। तो क्लियर, तीन स्थितियां बनेंगी। और भैया चौथी स्थिति कभी जिंदगी में बन नहीं सकती है। आपके पास टाइम हो तो चाय बनवा के बैठ जाना, पीते रहना और सोचते रहना। कभी चौथी स्थिति मिल जाए तो मुझे कमेंट में बता देना। वैसे चौथी स्थिति आपको जिंदगी में नहीं मिलेगी, आप बुढ़े हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि होती नहीं भाई चौथी स्थिति, कोई चौथी स्थिति होती नहीं है। जब दो रेखाओं को हम ग्राफ पे दर्शाते हैं, 2D प्लेन में दर्शाते हैं, दोनों या तो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं, दोनों या समांतर होती हैं, या दोनों एक के ऊपर एक यानी ओवरलैप होती हैं। ये सिर्फ ये तीन ही कंडीशन बनती हैं। तीन कंडीशन के अलावा चौथी कोई कंडीशन बनती ही नहीं है। तो आप ढूंढोगे कहाँ भाई, ढूंढ लेना, मिल जाए तो बता देना। ठीक है, ऐसा होगा नहीं। लेकिन तो तीन स्थितियां होती हैं भैया। जब दो रेखाओं को हम ग्राफ पर दर्शाते हैं तो तीन स्थितियां होती हैं, या तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं किसी एक बिंदु पर, या दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं, या दोनों एक दूसरे के ओवरलैप होती हैं, एक के ऊपर एक होती हैं। ठीक है बच्चों, अब इन तीनों स्थितियों की अपनी अलग अलग एक कंडीशन है हर स्थिति में। कैसे? जब हम इनको ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे तो इन तीनों की एक अपनी कंडीशन है, वो मैंने आपको बता दी। ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए कि दोनों या तो प्रतिच्छेद करेंगी, या समांतर होंगी, या एक के ऊपर एक होंगी। ठीक है, अब बीजगणितीय विधि में इनको कैसे लिखेंगे? जब ये दोनों एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेंगी तो बीजगणितीय विधि में से क्या बोलते हैं? समांतर होंगी तो क्या बोलते हैं?
और ओवरलैप होंगी तो क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि उन कंडीशंस के ऊपर सवाल इस एक्सरसाइज में है, ठीक है। तो कुछ कंडीशन है, हम इनको लिखते हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। जब दो रेखाओं को हम ग्राफ पर दर्शाते हैं तो दोनों या तो समांतर होती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं या एक के ऊपर एक यानी ओवरलैप होती हैं, ठीक है भाई, समपाती जिन्हें हम बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कि समीकरण युग्मों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक समीकरण और दूसरा समीकरण, दोनों का क्या बन गया, युग्म बन गया। तो जब नंबर 1 स्थिति, जब समीकरण युग्म एक दूसरे को क्या करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, या मैं लिख देता हूं यहाँ पे ऐसे करके, जब एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें। जैसे मान लीजिए एक समीकरण युग्म ये रहा, एक समीकरण ये रहा और एक ये रहा ग्राफ, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो दोनों या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, पहली स्थिति, या दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। ये पहला और ये दूसरा, दो स्थिति। या तीसरी स्थिति क्या बनती है बच्चों, तीसरी बनती है एक दूसरे के ऊपर होंगे यानी समपाती। ये पहली और ये वाली दूसरी, ठीक है। तो ये तीन स्थितियां बनेंगी या नहीं बनेंगी, अभी मैंने आपको बताया था। जब दो इन रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफ पर दर्शाएंगे तो तीन स्थितियां बनेंगी, या तो दोनों एक दूसरे को काटेंगे किसी एक बिंदु पर, या दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगे कभी भी, या दोनों एक के ऊपर एक होंगे, बहुत सारे बिंदुओं पे काटेंगे, ठीक है। अब समझिए, ये तो हो गया समीकरण युग्मों की स्थिति। क्या समीकरण युग्म या तो दूसरे को काटेंगे या दूसरे के समांतर होंगे या ओवरलैप करेंगे, एक के ऊपर एक होंगे। अब बात करें ग्राफीय विधि, और एक होगी बच्चों आपकी यहां पर बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, और एक पढ़ेंगे हम इसकी कंडीशन के बारे में, यानी प्रतिबंध, जिसे हम कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। तो इन तीन चीजों को ध्यान से समझिएगा। देखिए भाई, समीकरण युग्म जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो ग्राफी विधि में हमेशा क्या बोलते हैं, हम ग्राफी विधि में बोलते हैं कि एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और अगर बात करें ग्राफी विधि में, ये क्या है, इनको क्या बोलेंगे, दोनों क्या है आपस में समांतर हैं। क्या है, समांतर हैं। इसे हम बोल सकते हैं इंटरसेक्ट। एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना मतलब इंटरसेक्ट करना, और समांतर मतलब पैरेलल। ये क्या है, दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। और ये क्या है, दूसरे के समपाती हैं, समपाती, ठीक है, समपाती, कोइंसिडेंट भी बोलते हैं इसे, ठीक है, समपाती। तो ये तीसरी स्थिति है, नीचे लिखे, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं यहाँ पे, समपाती या ओवरलैप कर रहा है दूसरे को, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन तीनों स्थितियों को ग्राफी विधि में क्या कहेंगे, ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इंटरसेक्ट लाइन है, ठीक है। ये एक दूसरे के समांतर हैं, यानी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहे हैं ये, तो इसे बोलेंगे हम समांतर हैं, ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। और ये एक के ऊपर एक हैं, बहुत सारे बिंदुओं पे काट रहे हैं, तो इसे बोलेंगे समपाती, ओवरलैप। देखिए, ये पहली लाइन को दूसरी लाइन इस बिंदु पे भी छू के जा रही है, इस पे भी छू के जा रही है, इस पे भी जा रही है, और ऐसी बहुत सारे बिंदुओं पर छू के जाएगी। तो इसलिए इस एक के ऊपर एक, बहुत सारे एक के ऊपर एक है, तो बहुत जगह छू रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, समपाती। एक के ऊपर एक है, ओवरलैप कर रही है दूसरे को, ठीक है, बोलेंगे समपाती, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन हो गई। अब इन्हें बीजगणितीय विधि में क्या कहेंगे, तो भैया ये दोनों लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक ही बिंदु पे काट रही हैं, एक ही बिंदु पे काट रही हैं। देखिए, और एक चीज और समझ लीजिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को जितने बिंदुओं पर काटती हैं उनके उतने ही हल होते हैं। जब दो लाइन
अब वो कोई कैसी भी लाइनें हो सकती हैं, अगर एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट रही हैं तो उसका एक हल होगा, दो बिंदुओं पर काट रही हैं तो दो हल होंगे, तीन बिंदुओं पर काट रही हैं तो तीन हल होंगे, चार बिंदुओं पर काट रही हैं तो चार हल होंगे, और सिर्फ एक बिंदु पर काट रहे हो तो एक ही हल होगा। और एक ही हल को हम बोलते हैं बच्चों यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब समझ रहे हैं आप, ये दोनों एक दूसरे को एक ही बिंदु पे काट रही हैं तो इसे हम बोलेंगे यहाँ हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अद्वितीय हल आप समझते हैं ना, जैसे होते हैं ना भाई यार ये गली में ये बंदा तो यार भी ये बंदा अकेला है, ऐसा इस बंदे जैसा कोई और बंदा होगा ही नहीं, यूनिक, बिल्कुल यूनिक पीस, उस जैसा कोई दूसरा पीस है ही नहीं। बोल देते हैं ना बहुत से लोग यार ये तो यार ये तो भाई ऐसा अकेला इंसान है जैसा तो कोई होगा ही नहीं यार, तो इट मीन्स दैट कि उस जैसा कोई है ही नहीं, वो यूनिक है, अकेला है, अद्वितीय है, ऐसा इस जैसा कोई दूसरा बना ही नहीं, उसे बोलते हैं हम यूनिक, अद्वितीय। समझ में आ गया? अद्वितीय मतलब सिर्फ अकेला हो ऐसा, इस जैसा कोई दूसरा दुनिया में हो ही ना, उसे बोलते हैं अद्वितीय। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक है भाई, बोलते हैं यार बिल्कुल ये तो यार यूनिक बंदा है, ये तो यूनिक बंदा मीन्स कि उस जैसा बंदा कोई दुनिया में है ही नहीं, ये अकेला ही बंदा ऐसा है भाई, यूनिक पीस। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को सिर्फ एक ही बिंदु पर काट रहे हैं तो इनका सिर्फ एक ही हल होगा, दूसरा हल कोई होगा ही नहीं दुनिया में, सिर्फ एक ही हल होगा, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन। क्यों बोल रहे हैं ऐसे यूनिक सॉल्यूशन? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु पर काट रहे हैं और एक ही इसका हल होगा। क्यों? क्योंकि एक ही बिंदु पर काट रहे हैं इसलिए एक ही हल होगा, कोई दूसरा हल कोई होगा ही नहीं, इसीलिए हम इसे बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पर हम ये बात करें कि समीकरण युग्म कैसे होंगे, एक चीज और इसमें पूछ लेते हैं कि समीकरण युग्म कैसे होते हैं। तो समीकरण युग्म जो होंगे वो होंगे बच्चों संगत या आश्रित भी बोल देते हैं, आश्रित भी बोल देते हैं। ठीक है, आश्रित मतलब कंसिस्टेंट। ठीक है, या इन्हें कभी कभी अविरोधी भी बोल देते हैं, अविरोधी। तो आपको ये तीनों शब्द याद रखने हैं, ज्यादातर ये संगत वाला आता है, ये भी कभी कभी पूछ के जाता है, ये बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, तो जब भी कभी दोनों रेखाएं किसी एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु पे काट रही हैं तो हम बोलेंगे कि दोनों रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं एक बिंदु पर। और बीजगणितीय रूप में पूछे तो अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। और ये पूछे कि दोनों समीकरण के ये जो जोड़े हैं ये कैसे होंगे, तो ये दोनों समीकरण युग्म जो है संगत होंगे। क्या होंगे? संगत होंगे। ठीक है, और आश्रित होंगे और अविरोधी होंगे। ये कंडीशन आपको याद करनी पड़ेंगी प्यारे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। वो अद्वितीय हल होता है उनका। कैसा हल होता है? अद्वितीय हल होता है। और समीकरण युग्म संगत होते हैं, आश्रित होते हैं या अविरोधी होते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये क्या ध्यान रखना है, जब दोनों समीकरणें एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु पर काट रही हैं तो इसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, और हल कैसा होगा उनका? अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, उन जैसा कोई हल होगा ही नहीं। और समीकरण युग्म कैसे होंगे? समीकरण युग्म संगत होंगे, आश्रित होंगे और अविरोधी होंगे। संगत होंगे, आश्रित होंगे और अविरोधी होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करें कि इसकी कंडीशन क्या होगी। जब दो रेखाएं एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु पे काटती हैं तो कंडीशन क्या होती है? तो उसकी कंडीशन होती है बच्चा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर हमें कंडीशन के द्वारा पहचानना है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रही हैं या नहीं काट रही हैं, हमें ये पहचानना है। किसके द्वारा? कंडीशन के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करेंगे पहली की, और A1 B1 C1 के मान निकालेंगे और दूसरी की तुलना करके A2 B2 C2 के मान निकालेंगे। जब A1 B1 A2 B2 और C1 C2 के मान आ जाएंगे तो फिर हम A1/A2 का मान निकालेंगे और B1/B2 का मान निकालेंगे। अगर ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं आते हैं तो हम कह देंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट रही हैं, मतलब उनका जो हल है वो अद्वितीय है।
यानी समीकरण युग्म संगत हैं, आश्रित हैं, ठीक है बच्चों, तो और अविरोधी हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कब? जब दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, अद्वितीय हल होता है, समीकरण युग्म संगत होते हैं, आश्रित होते हैं, ठीक है, और कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होती है। जब दो रेखाएं एक दूसरे का समांतर होती हैं तो क्या होता है? तो भैया दो रेखाएं एक दूसरे को समांतर हैं, एक भी बिंदु पर नहीं छू रही हैं, एक दूसरे को छू ही नहीं रही हैं, तो इसका कल हल कैसे होंगे? इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। भैया नो सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया दो रेखाएं जितनी जगह एक दूसरे को छूते हैं उतने ही उसके हल होते हैं, लेकिन ये दोनों रेखाएं तो एक दूसरे को बिल्कुल छू ही नहीं रही हैं और ना आगे बढ़ाने पर कभी जिंदगी में एक दूसरे को छुएंगी। तो जब एक दूसरे को ना छुएंगी और ना काटेंगी तो फिर ना कोई हल होगा, क्योंकि हल हमेशा छूने या काटने पर आता है, और ये ना तो छू रही हैं और ना ये काट रही हैं, तो इनका कोई हल नहीं होगा। नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। और इनके समीकरण युग्म कैसे होंगे? असंगत होंगे। समीकरण युग्म असंगत होंगे, असंगत होंगे, ठीक है बच्चों। समीकरण युग्म क्या होंगे? असंगत होंगे और अनाश्रित होंगे और विरोधी होंगे, ठीक है, विरोधी। तो आपको ये तीन कंडीशन याद रखनी है। सबसे पहले जब दो रेखाएं दूसरे के समांतर हैं तो वहां पर कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है, और समीकरण युग्म असंगत होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अब इसकी कंडीशन क्या होगी? इसकी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 के। ये कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी। जब दो रेखाएं दूसरे के समांतर होती हैं तो ये कंडीशन होती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू बराबर नहीं, डज नॉट इक्वल टू c1/c2। आपकी तीसरी कंडीशन बच्चों और बचती है, क्या? उसको समझ लीजिए। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हों, जब दोनों रेखाएं दूसरे को ओवरलैप कर रही हों, तो कंडीशन क्या होगी? तो भैया यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है संपाती होंगी, और हल की बात करें तो यहाँ पर होंगे अनेक हल। क्योंकि ये देखो ये वाली रेखा और ये जो पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है, दोनों एक दूसरे को बहुत सारे बिंदुओं पर छू रही हैं। देखो यहाँ भी छू रही हैं, दोनों यहाँ भी छू रही हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और जैसे इसे आगे बढ़ाएंगे और इसे भी आगे बढ़ाएंगे तो अनंत बिंदुओं पर छुएंगे, इसलिए हल भी कैसे होंगे? अनंत, मैनी सॉल्यूशन, अनंत हल होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लिखते हैं अनंत हल, अनंत या अनेक, अनेक हल होंगे। इसे हम बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर छू रही हैं, इसलिए अनंत हल होंगे, ठीक है भाई। और समीकरण युग्म यहाँ पर इस जैसे होंगे, संगत होंगे। क्या होंगे? समीकरण युग्म संगत होंगे और अविरोधी होंगे, आश्रित होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, जो चीज यहाँ है ना ये वही चीज इसमें होगी, बस इसमें नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या होगी? जैसे कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें ये तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। अगर हमें ऐसी दो समीकरण दे दी और हमसे ये कहे कि बताइए ये दोनों रेखाएं ये दूसरे, ये भाई एक समीकरण ये दे दी और एक समीकरण ये दे दी, और हमसे ये कहेगा क्या बताइए ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं एक बिंदु पर, तो हम क्या करेंगे? a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालेंगे और a1/a2 b1/b2 निकालेंगे। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, क्योंकि ये कंडीशन कब है? जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि अद्वितीय हल होता है। अगर ये पूछे कि क्या ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे, a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे। ये दो तो बराबर आनी चाहिए, लेकिन ये तीसरी कंडीशन बराबर नहीं आनी चाहिए। अगर ये तीसरी कंडीशन बराबर नहीं आ रही है तो हम ये कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, क्योंकि समांतर पे ही तो है ये वाली कंडीशन। और अगर ये तीनों बराबर आएंगी तो हम कहेंगे दोनों एक दूसरे का संपाती हैं, ओवरलैप कर रही हैं, एक के ऊपर एक हैं, बहुत सारे हल हैं, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन याद रखनी है।
जब दोनों एक दूसरे को काटती हैं तो हल कैसे होते थे, अद्वितीय होते हैं, ठीक है। समय और जो है अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। समीकरण युग्म संगत होते हैं, ठीक है। जब समांतर होती हैं तो इन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस, और इनका कोई हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन। इसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब दोनों एक दूसरे के संपाती होती हैं तो इनके अनेक हल होते हैं, मैनी सॉल्यूशन, और कंडीशन तीनों बराबर होते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है बस। इसी के साथ आपकी जो 3.2 एक्सरसाइज है वो पूरी समाप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनको मैंने अलग से बेसिक का वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि चीज़ें आपको 100% ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये क्लियर तो आने वाली एक्सरसाइज क्लियर, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी इसकी मत किया करो यार, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दिया करो। जिन लोगों को ये सारी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, सर हमें पूरी बात समझ में आ गई है, ठीक है बच्चों। बाकी अगले वीडियो में जय हिंद जय